नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत रायपुर में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, नेताओं ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। चैत्र नवरात्रि से पहले रतनपुर महामाया मंदिर में तैयारियां तेज, सुरक्षा, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर प्रशासन और ट्रस्ट ने बनाई मजबूत योजना। बिलासपुर में बिना नंबर प्लेट वाहनों पर सख्ती, अब पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा ईंधन, पुलिस ने ट्रैफिक सुधार और अपराध रोकने उठाया बड़ा कदम। बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तैयारियां शुरू, मंगला क्षेत्र में 12 एकड़ जमीन आवंटन प्रस्ताव पास, शहर को मिलेगी नई खेल पहचान। अब समाचार विस्तार से। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोक लिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मौके पर कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि हजारों कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है, जिसका खुलासा भूपेश बघेल ने किया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की और मनरेगा को कमजोर करने को गरीबों के हित के खिलाफ बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिससे स्थानीय मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया है। उन्होंने बीजापुर में नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने और प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर चिंता जताई। जो साजिश सरकार कर रही है इसके खिलाफ है। प्रदेश में जो हालात बने हैं, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है और विधानसभा को घेराव करने के लिए आज हजारों हजार कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। सरकार की नाकामी जनता जान चुकी है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज आह्वान किया है, हम सब मिलकर विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी ने एक्सपोज किया है, अफीम की खेती पहली बार प्रदेश में हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है। सरकार की सांठगांठ, सरकार की जानकारी के बिना अफीम की खेती होना प्रदेश के अंदर असंभव है और नाम निकल कर आ रहे हैं जो भाजपा से जुड़े लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो लोग इन्वॉल्व हैं भाजपा के नेता, उन पर एक्शन लेना चाहिए। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा महासंग्राम का कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिया गया। उसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन उसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे को भी लिया गया है, जिसमें ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और ये सरकार धान खरीद नहीं पाई और ये सरकार यहाँ के युवाओं को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं और उसको बचाने की पूरी सरकार कोशिश कर रही है। दूसरे तरफ आदिवासी लड़कियों को हॉस्टल में गर्भवती हो रही नाबालिग बच्चियां और आज एक मौत हो गई है। ये सरकार आदिवासी बच्चियों की भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 31 मार्च 2026 की तय समय सीमा से पहले ही प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित करने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बीते कुछ समय में चलाए गए व्यापक अभियान का असर अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई, विकास कार्यों की रफ्तार और प्रशासन की सक्रियता से नक्सलियों का प्रभाव कमजोर पड़ता दिख रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को 31 मार्च से पहले ही नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि 1 अप्रैल की सुबह प्रदेश पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होगा। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्य के अनुरूप तेजी से काम किया गया और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे हासिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में खुशहाली आएगी और विकास को नई गति मिलेगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे आम जनता का जीवन स्तर बेहतर होगा। देखिए, आप हमारे पत्रकार साथी लोग और भी ज़्यादा जानते हैं कि नक्सल समस्या से हमारा पूरा देश और हमारा प्रदेश किस तरह से जूझ रहा था। 5 दशक की जो समस्या है और इतना बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम नक्सल समस्या को समाप्त करेंगे। डेडलाइन दिया गया था मार्च 2026। कितने हमारे जवानों ने काम किया, पूरी ताकत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ लड़े हमारी सरकार। और आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि 31 मार्च से पहले हम बड़े गर्व के साथ कह सकेंगे कि बस्तर के साथ हमारा पूरा देश नक्सल मुक्त हो गया है।
बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित टीएल बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष लक्ष्यों की विभागावार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि वित्तीय वर्ष के समापन में अब केवल लगभग 2 सप्ताह का समय बचा है, इसलिए सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम करते हुए तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उनके कार्य प्रदर्शन और लक्ष्य पूर्ति के आधार पर ही लिखी जाएगी। बैठक में वन भूमि अधिकार के तहत लगभग 3000 तैयार पट्टों के शीघ्र वितरण के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों का ई-केवाईसी पूरा कराने और मृत किसानों के वारिसों का नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर उन्हें योजना का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा गर्मी धान के में कम हुए रकबे वाले लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने और किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में अब तक 2692 सोलर प्लांट स्थापित हो चुके और 7000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, सूखे तालाबों की गहराई बढ़ाने, निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा शासन से जुड़े प्रकरणों को हाई कोर्ट के निर्देशों का समय सीमा में पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। इसमें सप्ताह में एक बार कलेक्ट्रेट में बैठक होती है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी आते हैं और विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं उस पर डिस्कशन होता है। शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस पर डिस्कशन होता है, उसमें प्रोग्रेस वगैरह। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आम नागरिकों, किसानों और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में राजस्व प्रकरणों और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े आवेदन अधिक संख्या में प्राप्त हुए। जनदर्शन में धूरीपारा मंगला निवासी पुरुषोत्तम पटेल ने बताया कि उनकी कृषि भूमि में उनके पिता के नाम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम ऑनलाइन दर्ज हो गया। इस पर कलेक्टर ने एसडीओ बिलासपुर को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलगेना के सेवानिवृत्त पुरुष पर्यवेक्षक ने जीपीएफ की अंतिम राशि भुगतान की मांग की, जिसे कलेक्टर ने सीएमएचओ को भेजा। सीपत तहसील के उच्च बट्टी निवासी किसानों ने किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर उप संचालक कृषि को आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया। जनदर्शन में तिफरा निवासी अम्बिका बाई ने महतारी वंदन योजना की राशि बंद होने की शिकायत करते हुए बताया कि रिकॉर्ड में उन्हें मृत दर्शा दिया गया है। तखतपुर क्षेत्र के ग्रामीणों ने स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ शराब पीकर स्कूल आने की शिकायत की, जिस पर डीओ को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा श्री राम केयर अस्पताल के खिलाफ आयुष्मान मरीजों से दुर्व्यवहार और अव्यवस्था की शिकायत पर नगर निगम आयुक्त और सीएमएचओ को जांच के निर्देश दिए गए। परमानंद महानंद पिता स्वर्गीय ललित महानंद नगर पालिका परिसर रतनपुर में कार्यरत थे निमती, जो स्वर्गवास हो गए, जिससे मैं आवेदन लगाया था कि अनुपम नियुक्ति प्रदान करने कृपा करें करके। तो बोल रहे थे कि जो भी अगर घर में 2 जने नियुक्ति कर्मचारी रहेंगे तो उनको ख़त्म होंगे तो उनको नियुक्ति नहीं मिलेगा बोल रहे थे। तो मैं फिर से आवेदन लगाया कि प्लेसमेंट में रख लो मेरे को, मेरा जीवन यापन कैसे करूँगा सर करके। तो यहाँ दूसरा सेमो अपना पावती दिए थे मेरे को, ले रखेंगे करके। हाँ, इससे पहले जो थे रखे थे, दिए थे पावती 9/7/2025 को दिए थे। तो अभी बहुत समय हो गया, मैं आवेदन और हाथ पर भी जोड़ रहा हूँ, तब भी लेने के लिए नहीं है जगह बोल रहे हैं। बोल रहे थे कि नेतागिरी कर रहा है, आवेदन देने आया था तो नेतागिरी कर रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। सेमो नगर पालिका परिसर सेमो। आज जनदर्शन भी होता है, लोग आते हैं अपने आवेदन देते हैं और उन आवेदनों पे संबंधित विभाग को भेज करके कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जाता है। तो आज भी काफ़ी लोग आए हैं और अलग अलग तरह की मांगे हैं। जैसे गर्मी है तो कुछ जगह पानी को लेकर के डिमांड किए हैं, कुछ जगह आवास को लेकर के कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग जमीन में जैसे उनके नाम पे नहीं है उसको लेकर के आए हैं। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं, उसका सबका निराकरण करेंगे। चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर मां महामाया मंदिर में तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने संयुक्त बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया। इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में आयोजित बैठक में पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, नगरपालिका समेत कई विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। हर विभाग को अपने स्तर पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए ताकि नवरात्रि के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो। हर साल पार्किंग की समस्या को देखते हुए इस बार करीब 20 एकड़ में विशाल पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल पर समतलीकरण और लाइटिंग की सुविधा दी गई है।
वहीं प्रवेश और निकासी मार्गों को अलग अलग रखा गया है ताकि ट्रैफिक सुचारू बना रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस, बिजली और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। गर्मी को देखते हुए पंखे और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल, कार्यपालिका, दंडाधिकारी और सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वहीं सप्तमी के दिन पूरी रात मंदिर का पट खुला रहेगा और पैदल यात्रियों को वापस लाने के लिए 20 बसों की व्यवस्था की गई है। मंदिर रतनपुर में चैत्र नवरात्र अभी प्रारंभ होने जा रहे हैं, उसके मद्देनजर बैठक जिला प्रशासन, पुलिस और ट्रस्ट की एक बैठक ली गई थी, जिसमें ट्रस्ट की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पुलिस को के लिए जो निर्देश दिए गए हैं सुरक्षा को लेकर के, यातायात प्रबंधन को लेकर के, उस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था लगाया जा रहा है और सुचारू रूप से वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात के मद्देनजर संपूर्ण व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। भंडारे के लिए गैस की कमी को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर ट्रस्ट को 30 सिलेंडर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। एएसपी मधुलिका सिंह के मुताबिक इस बार नवरात्रि में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष प्लानिंग की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने पर विशेष जोर दिया गया। नेताओं ने जनसंपर्क अभियान को तेज करने के निर्देश दिए, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और उनके लाभ की जानकारी देने पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को प्रचार करने को कहा गया। बैठक के अंत में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का आह्वान किया। बिलासपुर कोटा स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के बंद होने की खबर के बाद वहां पढ़ने वाले छात्रों और उनके पालकों में चिंता बढ़ गई है। इस मामले को लेकर पालकों ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की मांग की। पालकों का कहना है कि स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए प्रशासन इस दिशा में जल्द निर्णय ले। पालकों ने बताया कि कोटा स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के कई छात्र आरटीआई के तहत अध्ययनरत हैं। जानकारी मिली कि स्कूल सत्र 2026-27 से बंद किया जा रहा है, जिससे यहाँ पढ़ रहे बच्चों के सामने आगे की पढ़ाई को लेकर संकट खड़ा हो गया है। स्कूल सीबीएसई पैटर्न पर संचालित होता है, इसलिए बच्चों को उसी पैटर्न में स्कूल में प्रवेश दिलाने की मांग की गई है। सर, हम लोग आरटी के जो भी पेरेंट्स है करगी रोड कोटा सेंट जेवियर्स स्कूल के थ्रू से आए हैं। हमारे बच्चों को पहले जब हम एडमिशन लिया गया था तो हमें एक ही चीज बोला गया था, जब हम लोग नियम पूछे थे तो कि 8वीं तक अगर आपका स्कूल है तो आगे हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो उन्होंने हमें सिर्फ एक ही बात बताई थी, 8वीं या 5वीं के बाद आप चाहें तो भरनी अपने बच्चों को ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन आज सेंट जेवियर्स स्कूल बंद कर रहे हैं, जो कि कोटा में स्थित है। उनका जो हेड है वो भरनी में है। तो आज हम वो बात अगर उनसे हम पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों को ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वो बच्चा हमारा अब बच्चा नहीं है, अब गवर्नमेंट का बच्चा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे बच्चे जो है आरटी के तहत कोई भी जो भी हम लोग डाले थे दाखिला, वो तो हमारा निराश ही मानिए, क्योंकि वो लोग इसमें बच्चे को आप ट्रांसफर नहीं करा रहे हो ना। तो आप जैसे सेंट जेवियर्स में जो पढ़ रहे हैं उसे आप अपने आगे स्कूल में लीजिए ना। जब आप स्कूल बंद कर रहे हो तो हम तो अपने बच्चे को नहीं निकाले, आप लोग हमें निकाल के फेंके हो। पालकों ने कलेक्टर से आग्रह किया कि उनके बच्चों को भरनी स्थित सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल की मुख्य शाखा में आरटीआई के तहत प्रवेश दिलाया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई बिना बाधा के जारी रह सके। वहाँ पे बोला जा रहा है कि पेमेंट सीट में जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसको हम भरनी में दे देंगे, मगर आरटी में जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनको हम लोग भरनी ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसको किसी प्रकार से अच्छे से बताया नहीं जा रहा है। यही बोला जा रहा है कि मतलब स्कूल विलय हो रहा है, कि कोटा से भरनी जा रहा है। ये चीज नोटिस दिया गया है और वहाँ पे जैसे हर पेरेंट्स जाके मिले हैं जैसे प्रिंसिपल सर जी से, तो वो लोग वही बता रहे हैं कि विलय हो रहा है सर, बंद नहीं हो रहा है हमारा स्कूल, जबकि बंद हो रहा है स्कूल। उनका कहना है यदि बच्चों को उसी संस्था की मुख्य शाखा में पढ़ने का अवसर मिल जाएगा तो उन्हें नए माहौल में ढलने में भी परेशानी नहीं होगी। पालकों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर स्कूल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश देने की मांग की। उनका कहना है कि बच्चों का भविष्य दांव पर है और समय रहते समाधान नहीं निकला तो कई छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। कोटा एरिया से भी कुछ बच्चे आए थे, भरनी एरिया कोटा एरिया से, तो उसमें आरटी के बच्चे कुछ पेरेंट्स आए थे उन बच्चों के कि वो स्कूल वहाँ से शिफ्ट हो रहा है
उसके जो भी नियम कानून होंगे उसके अनुरूप उसमें भी हम लोग कार्रवाई। पालकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने आरटीआई के बच्चों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, जिससे पालकों को चिंता बढ़ गई है। इस संबंध में अभिभावकों ने कलेक्टर से सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद जताई है। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 वाहनों को जब्त किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और खनिज विभाग के मार्गदर्शन में 17 मार्च को विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान कोनचरा क्षेत्र में अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी गई। वहीं सिलपहरी क्षेत्र में साधारण पत्थर का अवैध उत्खनन करते हुए 1 जेसीबी, 1 हाईवा वाहन जब्त किया गया। इसके अलावा चकरभाटा क्षेत्र से मुरुम का अवैध परिवहन करते 3 हाईवा भी कार्रवाई की जद में आए। इस तरह कुल 7 वाहनों को जब्त कर सिरगिट्टी और चकरभाटा थानों में अभिरक्षा में रखा गया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बुलेटिन में खबरें और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।